नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हम और आप भले महसूस नहीं करें, मगर दुनिया आज बेचैन हड़बड़ाई हुई है। इसके चलते कई बार शेयर बाजार लड़खड़ाए हैं। वजह ब्रिटेन में इस सप्ताह होने वाला जनमत संग्रह है। ब्रिटेन के लोग ये फैसला करने वाले हैं कि उन्हें यूरोपीय संघ में रहना है या नहीं। यूरोपीय संघ की सदस्यता को लेकर ब्रिटेन में जनमत संग्रह होना अनहोनी है। जो यूरोपीय संघ दुनिया का आदर्श है, जिसकी सदस्यता के लिए यूरोपीय देशों में छटपटाहट रही है, जिसके 10 तरह के फायदे हैं, उसको लेकर ब्रिटेन में पुनर्विचार हो तो यह न समझ में आने वाली बात है। मगर ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के लोकतंत्र की माया अलग है। वहां के संविधान और जन अधिकारों में न नेताओं की चलती है और न लॉबियों की। याद करें 2 साल पहले हुए स्कॉटलैंड की आजादी के जनमत संग्रह को। वैसे ही अब ब्रिटेन में यूरोपीय संघ को छोड़ने या न छोड़ने पर जनता का फैसला आना है। कहा जा रहा है कि यूरोपीय संघ में रहने के पक्षधरों की संख्या बढ़ रही है, मगर लड़ाई कांटे की है। अपना मानना है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में रहना चाहिए। 21वीं सदी और भूमंडलीकरण का यह तकाजा है जो यूरोपीय संघ और मजबूत हो। आधुनिक काल को यूरोप ने लीड किया है, तो राजनीतिक व्यवस्था और पश्चिमी सभ्यता के दबदबे में ब्रिटेन की मूर्खता होगी जो यूरोपीय संघ को छोड़ेगा। यूरोपीय संघ कुल मिलाकर पश्चिमी सभ्यता का प्रतिनिधि राष्ट्र राज्य खाका है। ब्रिटेन के जाने से यूं संघ रहेगा। जर्मनी, फ्रांस, इटली का इंजन उसकी गति के लिए बहुत है। तभी ब्रिटेन का अलग होना उसका अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। यूरोपीय संघ की राजनीतिक बुनावट ने देशों के फर्क को, कंपटीशन को खत्म किया है। सीमाएं टूटी है। ऐसे में अब यदि चक्का उल्टी दिशा में घूमता है तो उसके आर्थिक वैश्विक गंभीर परिणाम होंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कांग्रेस पार्टी अभी कोई बड़ा फैसला नहीं करने जा रही है। भले ही कांग्रेस के नौ मुंतखब इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद और इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की जोरों शोर से बहस करा दी है और सीएम के दावेदार के नाम पर कयासाराइयां लग रही है, लेकिन इस बारे में फैसला अभी नहीं होगा। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि पार्टी इस बात का इंतजार करेगी कि बीजेपी क्या करती है। बीजेपी सीएम का दावेदार पेश करती है या नहीं, और अगर करती है तो किसे चेहरा बनाती है, ये देखकर ही कांग्रेस का फैसला होगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के रहनुमा इस वक्त समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के साथ मफाहमत की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक तीसरे महाज के इम्कान पर भी बात हो रही है, लेकिन इस बारे में भी कोई फैसला नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस में अब इस बात पर संजीदगी से गौर हो रहा है कि गांधी खानदान से किसी शख्स को उत्तर प्रदेश में पेश किया जाए। अगर बीजेपी के फैसले के बाद कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला करती है तो फिर कोई इत्तेहाद नहीं होगा और कांग्रेस तनहा इंतखाबी मैदान में उतरेगी। इसके लिए जमीनी सतह पर तैयारियां हो रही है। 3 से ज्यादा टीमें इस बात का पता लगाने में जुटी है कि प्रियंका गांधी आती हैं तो उनकी कमान में कांग्रेस के जीतने के कितने इम्कानात हैं। 5 सूबों के इंतखाबी नताइज के बाद से ही यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी में अभी फौरन कोई रद्दोबदल न हो, और हकीकत में भी वैसा ही हो रहा है। कांग्रेस के कई रहनुमाओं की जानिब से 2 टुक मशवरा देने के बाद भी कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कोई बड़ी पहल नहीं की है। इंतखाबात वाले सूबों के अलावा कहीं भी तब्दीली की बहस नहीं है। पार्टी के बाखबर जराये का कहना है कि सूबों में सदर और इंचार्ज के बारे में कुछ फैसले हो गए हैं, जिनका ऐलान राहुल गांधी के छुट्टी पर रहते हुए भी किया जा सकता है। बहरहाल जून में कांग्रेस का एहतसाबी कैंप होने वाला था। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने गैर रस्मी बातचीत में इसकी तस्दीक कर दी थी। कहा जा रहा था कि जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास होगा और उसमें एहतसाबी कैंप का एजेंडा तय होगा। लेकिन अब कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि तंजीम में रद्दोबदल और एहतसाबी कैंप दोनों टल गए हैं। राहुल गांधी के छुट्टी से लौटने के बाद ही कोई फैसला होगा। इसलिए अब यह कयासाराइयां लगाई जा रही है कि रद्दोबदल ऐवान के मानसून इजलास से पहले होगा या बाद में। सोनिया गांधी की मियाद इस साल के आखिर तक है और पार्टी को सितंबर तक इस बारे में फैसला करना होगा। इस बार शायद उनकी मियाद की तौसी न की जाए।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। उन्होंने अपनी तरफ से काफी होशियारी से शीला दीक्षित को फंसाने की कोशिश की। जैसे ही कांग्रेस पार्टी में ये बहस चली कि शीला दीक्षित को पंजाब का इंचार्ज बनाया जा सकता है, उन्होंने 400 करोड़ रुपए के वाटर टैंकर बदउनवानी का मामला निकाला और मरकजी हुकूमत को खत लिख दिया। केजरीवाल की हुकूमत ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को खत लिख कर इस बदउनवानी की तफ्तीश का मुतालबा किया। पुलिस ने भी फौरन कार्रवाई करते हुए इस मामले में FIR दर्ज कर दी। इस FIR में शीला दीक्षित के साथ केजरीवाल का भी नाम है। शीला को मुलजिम बनाया गया है और केजरीवाल पर उनको बचाने का इल्जाम आयद किया गया है। दरअसल शीला दीक्षित ने ही केजरीवाल को फंसाने का प्लॉट तैयार कर दिया था। जब दिल्ली हुकूमत ने शीला दीक्षित के खिलाफ खत लिखा, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि अगर इस काम में बदउनवानी हुई है तो केजरीवाल की हुकूमत इसे गुज़िश्ता 1.5 साल से क्यों चला रही है। ये सवाल सोशल मीडिया में भी उठा कि आम आदमी पार्टी इंतखाबी तशहीर में वाटर टैंकर बदउनवानी का मामला उठाती थी, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उसे जारी रखा। अब बदउनवानी मुखालिफ ब्यूरो के मुकेश मीणा चाहते हैं कि शीला दीक्षित और केजरीवाल से तफ्तीश हो। बदउनवानी के मजीद 2 मामले केजरीवाल की परेशानी का सबब बने हैं। प्रीमियम बस सर्विस और एक खास फॉरेंसिक लैब को तफ्तीश के तमाम ठेके दिए जाने का तनाजा पहले से चल रहा है। प्रीमियम बस सहूलियत की गड़बड़ियों में ही वजीर ट्रांसपोर्ट रहे गोपाल राय नपे हैं। आगे इस मामले में पूरी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। NSG में हिंदुस्तान को शामिल किए जाने की मुखालफत करने के बाद चीन अब खुलकर पाकिस्तान की हिमायत और दिफा में उतर गया है। चीन ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का दिफा करते हुए कहा कि वहां एटमी प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार साइंसदां AQ खान को पाकिस्तान की हिमायत नहीं थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में पाकिस्तान की हिमायत करते हुए कहा गया है कि NSG में शामिल होने के लिए जो छूट हिंदुस्तान को दी जाती है वो पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का दिफा करते हुए चीन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हुकूमत ने एटमी तौसी के लिए AQ खान को हिरासत में लिया और उन्हें सजा भी दी। ये पहला मौका है जब चीन ने इस तरह खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की है। इससे एक दिन पहले चीन ने कहा था कि NSG के इजलास में हिंदुस्तान की रुकनियत का मसला एजेंडे में नहीं है। हालांकि बाद में अपने स्टैंड पर सफाई देते हुए चीन ने कहा कि उसका स्टैंड हिंदुस्तान या पाकिस्तान की मुखालफत या हिमायत से नहीं जुड़ा है, बल्कि वो पॉलिसियों की बात कर रहा है। उसने कहा था कि NPT ममालिक को रुकनियत दी जाए या नहीं, ये पहले तय होना चाहिए। NSG में रुकनियत के लिए अमेरिका ने एक बार फिर हिंदुस्तान के लिए हिमायत का मुतालबा किया है। जनूबी कोरिया की दारुल हुकूमत सोल में शुरू हुए NSG ममालिक के इजलास से ठीक पहले अमेरिका ने सभी रुकन ममालिक से हिंदुस्तान को हिमायत देने की अपील की है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉश अर्नेस्ट ने कहा है कि अमेरिका मानता है और ये कुछ वक्त से उसकी पॉलिसी में भी रहा है कि हिंदुस्तान 48 ममालिक के इस ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार है। इसलिए अमेरिका ने सभी मेंबरान ममालिक से कहा है कि वो हिंदुस्तान की अर्जी पर गौर करे और उसे हिमायत दे। इससे पहले अमेरिका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने सभी रुकन ममालिक को खत लिखा था। आलमी यौम योग के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हजारों लोगों के साथ योग किया। यौम योग के मौके पर चंडीगढ़ में मुनक्किदा प्रोग्राम में मोदी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने योग की अहमियत बताते हुए कहा कि योग 0 बजट में हेल्थ इंश्योरेंस देता है। इस मौके पर वजीर आजम ने योग के लिए 2 अवार्ड का भी ऐलान किया है। इसमें एक अवार्ड कौमी होगा और दूसरा बैनुल अक़वामी। योग के हल्के में कुर्बानी देने वालों को ये अवार्ड दिए जाएंगे। मोदी ने कहा कि इसके लिए उसूल और जूरी बनाने का फैसला जल्द ही किया जाएगा। मोदी ने लोगों से योग करने की अपील करते हुए कहा कि ये बिना पैसे के सेहत की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि ये अमीर और गरीब सबके लिए है। यौम योग को लेकर जुड़े मजहबी तनाज़े का साफ जिक्र किए बगैर वजीर आजम ने कहा कि ये जो मजहब को मानता है उसके लिए भी है और जो मजहब को नहीं मानता उसके लिए भी है। वजीर आजम ने कहा कि योग सेहतमंद रहने का सबसे सस्ता रास्ता है। उन्होंने कहा कि डायबिटीज इंसान के लिए बड़ा खतरा बन रहा है और योग इसमें भी फायदा पहुंचा सकता है। हिंदुस्तान की अपील पर अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में यौम योग मनाना शुरू किया है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में आज इसका इनेकाद हुआ। अपने मुतनाज़ा बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहे बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ ने मदर टेरेसा पर हिंदुस्तान में ईसाइयत फैलाने की साजिश का इल्जाम आयद किया है। आदित्यनाथ ने कहा कि मदर टेरेसा हिंदुस्तान में ईसाइयत को फैलाने की साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने एक कॉलेज में मुनक्किदा राम कथा के प्रोग्राम में कहा कि मदर टेरेसा जैसे लोग कभी हिंदुस्तान में ईसाइयत फैलाने की साजिश में शामिल होते हैं तो कभी यही लोग फादर बनकर हिंदुओं को दफनाने की साजिश रचते हैं। योगी ने कहा कि ईसाइयों ने शुमाल मशरिक के सूबों में कैसे खतरनाक हालात पैदा कर दिए हैं, इसे देखना है तो वहां जाकर देखिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना से हिंदुओं के मुबैना नक्ल मकानी का मसला उठाते हुए कहा कि आखिर हिंदू कब तक नक्ल मकानी करेगा और वो जाएगा कहां। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
सोचे पूरा दक्षिण एशिया या पूरा एशिया एक बाजार में बदले, लोगों को खुले आने जाने, काम करने की आजादी मिले तो कैसा लगेगा। यह सब यूरोपीय देशों ने बहुत पहले बना लिया। एक करेंसी, एक पासपोर्ट, एक बाजार और एक संसद, एक सचिवालय में यूरोप चलता है। उसे तोड़ने का भूत ब्रिटेन को क्या यूरोपीय संघ से बाहर निकलने देगा। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। इन दिनों पूरी दुनिया पर ब्रेक्जिट का बुखार चढ़ा है। रिवायती और सोशल मीडिया में इस बात पर बहस हो रही है कि बर्तानिया यूरोपीय यूनियन में बना रहेगा या बाहर हो जाएगा। बर्तानिया की अवाम जुमेरात को इस पर हो रही रायशुमारी में हिस्सा लेगी। रायशुमारी से पहले हुए सर्वे में यूरोपीय यूनियन के साथ रहने वालों का पलड़ा भारी है, लेकिन मुकाबला टक्कर का है। बर्तानिया का समाज इस सवाल पर किस तरह से बटा हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता दिनों लेबर पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट जॉर्ज कॉक्स का कत्ल कर दिया गया। वो बर्तानिया की यूरोपीय यूनियन में बने रहने की जबरदस्त पैरोकार थी। बर्तानिया के वजीर आजम डेविड कैमरन भी चाहते हैं कि उनका मुल्क यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना रहे। जिस तरह उन्होंने 2 साल पहले हुई रायशुमारी में स्कॉटलैंड को बर्तानिया का हिस्सा बनाए रखने की मुहिम चलाई थी, उसी तरह वो यूरोपीय यूनियन में बने रहने की मुहिम चला रहे हैं। ज्यादातर आजाद माहिरीन भी मानते हैं कि बर्तानिया को यूरोपीय यूनियन में बने रहना चाहिए। ये उसकी इक्तिसादी बेहतरी के लिए भी जरूरी है। वाज़ेह है कई ममालिक यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बर्तानिया में इस बात की बहस हो रही है कि उसे इस यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन में इस वक्त 28 मुल्क हैं और इसकी करेंसी यूरो के बारे में कुछ वक्त पहले तक माना जाता था कि वो अमेरिकी डॉलर को चैलेंज कर सकती है। हालांकि वो हालात अभी नहीं आए हैं, फिर भी यूरोपीय यूनियन एक बड़ी ताकत है। बर्तानिया के साथ उसका कारोबार काफी बड़ा है। एक आदत के मुताबिक बर्तानिया से होने वाली दरामदगी 45% यूरोपीय यूनियन के ममालिक को होती है। वजीर आजम कैमरन ने अपनी मुहिम की हिमायत में इस आदत का जिक्र किया है। हालांकि बर्तानिया को यूरोपीय यूनियन से बाहर होने की हिमायत करने वालों का कहना है कि बर्तानिया हिंदुस्तान जैसे मुल्क के साथ कारोबार बढ़ा सकता है। इसका जवाब देते हुए कैमरन ने कहा कि हिंदुस्तान और चीन बड़े बाजार बन रहे हैं, लेकिन बर्तानिया के लिए यूरोपीय बाजार की ज्यादा अहमियत है। कैमरन ने कहा कि बर्तानिया की 80% इक्तिसादियात सर्विस सेक्टर वाली है। इसमें बीमा, बैंकिंग और इश्तिहारात वगैरह शामिल है। उन्होंने कहा कि बर्तानिया अकेले लग्जमबर्ग को जितनी सहूलियात बेचता है वो हिंदुस्तान से ज्यादा है। बर्तानिया की बड़ी कारोबारी कंपनियां यूरोपीय यूनियन में रहने की हिमायत में उतरी है। ऑटोमोबाइल, एविएशन और यहाँ तक कि प्रीमियर लीग से जुड़े कारोबारियों ने बर्तानिया के यूरोपीय यूनियन में रहने की हिमायत की है। उनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन का एक बाजार बर्तानिया की तरक्की की गारंटी है। वो बर्तानिया को स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताकत बनाए रखने के लिए इसकी हिमायत कर रहे हैं। दूसरी जानिब इससे बाहर होने की वकालत करने वाले ग्रुप के रहनुमा जॉन लॉन्गवर्थ का कहना है कि बर्तानिया तन्हा रहकर बेहतर कर सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बाजार से बर्तानिया की तरक्की मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक दिफाई नजरिया है, एक खोल में दुबके रहने की सोच है। इस बहस में पनाह गुज़ीनों का मसला अलग जुड़ गया है। यूरोपीय यूनियन से अलग होने की हिमायत कर रही यूके इंडिपेंडेंस पार्टी का कहना है कि यूरोपीय यूनियन ने सबको नाकाम किया है। इसके पोस्टरों में बर्तानिया में दाखिल होने के लिए लाइन लगाकर खड़े पनाह गुज़ीनों की फोटो है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद यूरोपीय संघ और ब्रिटेन पर चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई देश यदि सदस्यता छोड़ना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। इसी के चलते ब्रिटेन में जनमत संग्रह हो रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरन नई शर्तों के साथ नाता चाहते हैं। यह आसान नहीं है। अपना मानना है कि अंततः यूरोपीय संघ में बने रहने वाले लोगों का वहां बहुमत जाहिर होगा, इसलिए कि फायदे बहुत है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, यूरोपीय संघ में रहा जाए या न रहा जाए, इसको लेकर ब्रिटेन में जनमत संग्रह होने वाला है। ये मामला देश के, हमारे लिए या दुनिया के लिए कितना महत्व वाला है? बहुत महत्वपूर्ण है। उसके कई कारण है, लेकिन मोटी बात ये समझ लीजिए कि दुनिया की जो बड़ी करेंसीज हैं उस समय, उसमें से एक यूरो है, एक स्टर्लिंग पाउंड है। यूरो यूरोपियन करेंसी है, स्टर्लिंग पाउंड ब्रिटिश करेंसी है, येन है जापान का, युआन है चीन का और अमेरिकी डॉलर। पांचों करेंसीज उससे प्रभावित होती हैं। और जिस तरह से ये करेंसीज ऊपर नीचे होती हैं, उससे दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए आप देखिए 2 दिन बीच में पिछले सप्ताह भारतीय रुपया और शेयर बाजार सिर्फ ये ब्रेक्सिट के चक्कर में गिरा। क्योंकि अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर होता है या ये रेफरेंडम में कैमरून हारते हैं, तो उसकी वजह से स्टर्लिंग भी टूटेगा, क्योंकि ब्रिटिश करेंसी भी कमजोर होगी,
यूरोपियन करेंसी भी कमजोर होगी, वहां की अर्थव्यवस्था पे गहरा असर पड़ेगा, यूरोप और ब्रिटेन दोनों की। उसकी वजह से अमेरिकी डॉलर और ऑलरेडी स्ट्रांग होने के वो संकेत दे रहा है। येन जो कि इतनी जापानीज इकोनॉमी इतनी कमजोर है, वो पिछले दिनों थोड़ा सा सुधरा है। तो चीन की तो करेंसी अभी, खैर चीन की तो अर्थव्यवस्था की अलग ही कहानी चल रही है, तो उसका पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है। और यूरोप, कुछ भी कहिए, भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ब्रिटेन से हमारे पुराने इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, तो हमारी भी बहुत उससे फर्क पड़ता है। तो एक मतलब नहीं, लेकिन इसमें अब खुद ब्रिटेन के अंदर ये मामला, क्योंकि हर कोई मानता है कि यूरोपीय संघ का होना बहुत अच्छी बात है, पश्चिमी सभ्यता का एक हिसाब से राजनीतिक वो बुनावट है, उसके बावजूद ब्रिटेन में इसको लेकर ऐसा झगड़ा, ऐसा बवाल क्यों हो गया? एक तो आर्थिक मंदी के दौर से यूरोप भी जूझ रहा है, ब्रिटेन भी जूझ रहा है, ऊपर से जो इमिग्रेशन की क्राइसिस आई, क्योंकि पहले जो यूरोप से जो ब्रिटेन में जो लोग जा रहे हैं उसके कारण, यूरोप से ब्रिटेन में। और देखिए, जब यूरोपीय संघ बना था तो ये 10-20 ऐसे देश थे जो आमतौर पे समाजवादी विचारधारा के संपन्न, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, अच्छे मुल्क थे। अब इनके चारों तरफ एक तो वो पूर्व सोवियत यूनियन का ब्लॉक आ गया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड, बल्गेरिया। अब आप इंग्लैंड अगर जाएंगे तो आपको पॉलिश सुपरमार्केट्स दिखेंगे, उनकी मॉल्स दिखेंगी। तो ये वो लोग हैं जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आदत है, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये वो देश है, ब्रिटेन और दूसरे देश भी, जर्मनी, फ्रांस भी, जहां ब्रॉडली आपके डोल्स पे जिंदा रहने की आदत थी कि भाई आप अनएम्प्लॉयड भी हैं तो आपको एक डोल मिल जाएगा। अब उस पर रुकावट आ रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो कानून तय करता है उसके अंतर्गत बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है कि आप सच में काम करने के लिए अनफिट हैं। लोग क्या कहते हैं, हमारी मर्जी का काम करें, मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये चीज नहीं चल सकती। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि तो एक तो इमिग्रेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है वहां की। और ये बड़ी मजेदार बात ये है, कैमरून का साथ उनकी विपक्षी लेबर पार्टी दे रही है, और खुद उसकी कंजर्वेटिव पार्टी का जो एक बड़ा तबका है वो कैमरून के खिलाफ है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये जो ट्रेड इम्बैलेंस इसकी वजह से बनता है, ईयू की रहने की वजह से, ये हमें पोसाता नहीं है, आज के जमाने में हमें सूट नहीं करता, इसलिए हमें बाहर रह के जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा वो सह लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा होगा। शायद ऐसा होगा नहीं, इसलिए बाजार भी चिंतित है, दुनिया भी थोड़ी हिली हुई सी है। जी नहीं, लेकिन उसमें आपके अनुसार सरकार ने कितना दम लगाया हुआ है कि नहीं यूरोप में ही रहा जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो एक तरह से प्रभावित करता है। कैमरून ने तो दम लगाया हुआ है कि यूरोप में ही रहा जाए, और उसकी नहीं, लेकिन वो भी एक बीच में कहते रहे कि नहीं, हम नई शर्तों के साथ में अपना नया कर लेंगे। कि कॉन्जर्वेटिव्स की एक सोच तो है ही कुछ इस तरह की कि ये ज्यादा लिबरल सोच है, लेकिन कॉन्जर्वेटिव्स में भी जो लिबरल धारा है जिसके अंदर इस वक्त कैमरून है इस मुद्दे पर, वो चाहता है कि रह जाए। क्योंकि देखिए, ब्रिटेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ब्रिटेन दुनिया की बड़ी 5-7 इकोनॉमीज में तो आज भी है, उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, उसका 60% एक्सपोर्ट जो होता है वो यूरोप में होता है। अगर आप यूरोपीय संघ से बाहर आ गए तो जो ट्रेड की कंडीशंस अब खुंदक खाया हुआ यूरोपीय संघ लगाएगा, उससे ब्रिटेन को नुकसान होगा। यूरोपीय संघ के खुद संविधान में और व्यवस्था है कि किसी देश को अगर नहीं हो तो वो विड्रॉ कर जाए, ये अपने आप में उस संविधान में भी है। और यूरोप की ये नहीं मिजाज लगता, जैसे स्कॉटलैंड की आजादी का हुआ कि आजादी देते हैं या नहीं देते, तो ये संविधान ये वहां उदारवाद के चलते ये ऐसे प्रयोग हो, तो इससे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए क्या? असल में बात इसमें घूम फिर के सारी बात इकोनॉमी पे आती है। देखिए, यूरोपीय संघ जब बना था तो खुशहाल था, अब यूरोपीय संघ के देशों का ही दिवालिया निकल रहा है, ग्रीस का निकल गया, पोर्चुगल दिवालियापन के कगार पे, स्पेन का दिवालिया घोषित है या नहीं है दिवालिया, तो वजन तो मतलब ज्यादा संकट। अब अगर ब्रिटेन निकलता है तो ज्यादा बोझा ढोना पड़ेगा जर्मनी और फ्रांस को। फ्रांस की पहली हालत कोई अच्छी नहीं है, जर्मनी की भी कोई ऐसी नहीं है कि साहब सबका बोझा उठा ले। तो बात यह है कि अल्टीमेटली वजन पड़ रहा है, और प्लस जो यहां से इमिग्रेंट्स जा रहे हैं, अब टर्की से भी जाने लग गए, सीरिया से भी जाने लग गए, थोड़ा जो इस्लामिक उसका भी इसमें एक एंगल है टेरर का, तो बहुत सारे पहलू जुड़ गए हैं। और अल्टीमेटली क्या है कि किसी भी किस्म की अनिश्चितता ग्लोबल इकोनॉमी को जो फॉलो करते हैं वो पसंद नहीं करते। नहीं, पर ये कुल मिलाकर यूरोपीय और ब्रिटेन के नेतृत्व की कमी का नतीजा है या हालातों की मजबूरी में ये सब कुछ हो रहा है? मेरे ख्याल से वही वाली बात है कि जब ओवरऑल हालात दुष्कर हो, जटिल हो, कठिन हो डगर पनगट की, तो सारी स्थिति अपने आप ही विकट बन जाती है। तो आपका क्या है गट रिएक्शन मानना कि क्या ब्रिटेन अलग हो जाएगा या नहीं? मेजोरिटी में लोग समर्थन में करेंगे कि नहीं, हम यूरोप में ही रहेंगे? देखिए, अल्टीमेटली जैसे किसी ने कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग होता है तो दैट विल बी द डेथ और एंड ऑफ एन आइडिया, एक सोच की समाप्ति हो जाएगी।
तो शायद उससे पहले हाँ। एक बार फिर समझ आ पुनर्विचार जाए शायद और कर शायद लेंगे वापस और हो ये जाए। सब रुक जाएगा रुक जाए। शायद। जी संजू जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।